मेरे रोम रोम में राम है, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे बाबा का नाम राम नेवल था, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम था। बाई वर्चू ऑफ माई बर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू से दैट आई एम रियल राम भक्त। न जाने कितने बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, और चुनाव हारने के बाद इस तरह का विचारधारा करना, अयोध्या के लोगों को गाली देना, अपमानित करना, ये अच्छी बात नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ न व्यापा। तो उस राम राज जी जहाँ पर ये कल्पना की गई थी, वहाँ पर लोगों के घरों को उजाड़ना, लोगों को बसेरों को उजाड़ना, क्या राम की मर्यादा है? 17 से लेकर अब तक मसलन 7 साल हो गया, सर्किल रेट पूरे प्रदेश के हर जनपदों में बढ़ा है, लेकिन अयोध्या जनपद में सर्किल रेट नहीं बढ़ा। सोचिए कि रामपथ जो रामपथ है, अभी पहली बारिश हुई है 3 दिन पहले, जगह जगह धंस गई। यहाँ तक की सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन की जो दीवार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था बड़ा जोर शोर से, दीवार वो भी गिर गया। लोकसभा में हम 37 सीटें हमारी पार्टी माननीय नेताजी के नेतृत्व में जीती है, और हमारे वोटों में हमारे गिनती के समय हेराफेरी न हुई होती तो आज हमारी ताकत 50 सीटें होती। क्या समाजवादी पार्टी इस पीडीए के फार्मूले को 2027 के विधानसभा चुनाव में विस्तार देगी, और क्या कांग्रेस के साथ आप लोगों का सीट शेयरिंग फार्मूला और ये जो सामंजस्य आप लोगों ने बनाया है ये जारी रहेगा? देखिए, पीडीए तो जो पीडीए की बात करेगा वही देश बना सकता, और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो पूरी तरह से सफल है, और जब सफल है तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अयोध्या जो करीब 3 दशक तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा, और जिसका सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन इस बार के चुनाव में उसी अयोध्या से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इस बार अयोध्या की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए महज एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। और इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने पटखनी दिया है वह है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वहां से अब मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद जी के बारे में मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो अवधेश प्रसाद जी लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने कानून की पढ़ाई की, उसके बाद राजनीति में एक्टिव हुए। करीब 50 साल से आप राजनीतिक जीवन में हैं, 9 बार के विधायक हैं, 6 बार आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और इमरजेंसी के दौरान आप राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे। उस दौरान आप जेल में गए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। संगठन के अंदर भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और समाजवादी पार्टी की जो दोनों लीडरशिप है, पहले नेताजी के साथ और अब अखिलेश यादव जी के साथ, दोनों जगहों पे आपका काम करने का अनुभव है। इसके साथ एक और विशेष बात बता दूं कि विधानसभा में भी आप अखिलेश यादव जी के बगल में बैठते थे, और अब आप सदन में भी अखिलेश यादव जी के बगल में पहली पंक्ति में बैठते देखे गए, और आपके साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो मेरा पहला सवाल अवधेश जी आपसे यही है कि आप इस जीत को कैसे देखते हैं, क्योंकि यह जो आपकी जीत है इसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हुई, और इस सीट को लेकर अभी भी अयोध्या से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी इसका एक रिव्यू कर रही है, लगातार वहाँ के अधिकारियों से बात हो रही है, नेताओं से बात हो रही है। आप किन चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं अपनी जीत का? ये जीत का श्रेय लोग देवतुल्य मतदाताओं की है, और गरीब समाज के कमजोर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वालों की है, और प्रभु श्री राम
और हनुमान जी और सरयू माँ की कृपा की और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्णय की जीत है, क्योंकि ये सीट जो है अयोध्या स्थित 54 फैजाबाद, जिसकी तरफ देश और दुनिया के लोगों की निगाहें लगी थी बिफोर इलेक्शन 22 जनवरी के और बाद से ही। चुनाव के बाद आज भी इस जीत पर और इस सीट पर देश और दुनिया में चर्चा हो रही। बिल्कुल, ये सीट वो सीट है जो सामान्य सीट है और आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, माई सब कास्ट इज कास्ट पासी। तो सो फार एज आई नो, जहां तक मेरी जानकारी है, आजादी के 77 साल में ये पहली पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और ये पहले नेता हैं माननीय अखिलेश जी। इन्होंने इस सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया या मुझे टिकट दिया या मुझे लड़ाया। तो ये सारा श्रेय उपरोक्त कथनानुसार है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, या यूँ कहिए कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन से लगातार वोट पड़ने तक इस सीट को हथियाने के लिए दुनिया का कोई ऐसा कदम, ऐसी कोई उपाय नहीं छोड़ा इस सीट को पाने के लिए। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो काम किए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का क्रेडिट लिया कि हमने राम मंदिर बनवाया, फिर उन्होंने अयोध्या में हवाई अड्डा बनाने की बात की, नया रेलवे स्टेशन बनाया गया, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, ये कहा गया कि इससे अयोध्या का पर्यटन बढ़ रहा है, अयोध्या में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वो ऐसा है, जहाँ तक राम मंदिर बनाने का सवाल है, तो राम मंदिर तो उन्होंने नहीं बनाया। राम मंदिर का निर्माण जो है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से हुआ। आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जो आज दुनिया में नहीं है, उनके सामने ये सवाल आता था तो कहते थे राम मंदिर बने, बेशक बने, सोने का राम मंदिर बने, लेकिन आपसी समझौता से या न्यायालय का आदेश से। और यही बात जब आदरणीय अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनके सामने भी बात आई और ये कहा गया कि आप लोगों ने तो कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो अब आप केंद्र में भी प्राइम मिनिस्टर हैं, सरकार आपकी है, और स्टेट में भी है, अब मंदिर कब बनेगा? उन्होंने वही बात कहा कि मंदिर बनेगा आपसी समझौता से या न्यायालय के आदेश से बनेगा। अंततोगत्ता माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब आदेश दिया 2019 में, तब मंदिर की शुरुआत। बिल्कुल, मंदिर अभी अपूर्ण है, अभी निर्माणाधीन है, मंदिर भी पूरा बना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी सरकार होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना ही होता। तो ये तो बेजा बात है कि खामखा वो अपने को कहते हैं हमने मंदिर बनवाया। जहाँ तक अन्य विकास के कामों की विकास और पर्यटन बढ़ने की जो बात है, हवाई अड्डा बनने के बाद निश्चित रूप से हवाई अड्डा बना, लेकिन हवाई अड्डा बनने में
स्थानीय किसानों की जमीनें ली, उनको मुआवजा कुछ को दिया ही नहीं गया, और जिनको दिया गया वो वाजिब नहीं दिया। देखिए, सर्किल रेट होता है, अगर आपको जानकारी होती हो सर्किल रेट क्या है। सर्किल रेट हर मार्च में सर्किल रेट निर्धारित किया जाता है, और उसी के अनुसार जमीन का मूल्य बढ़ता है। तो 17 से लेकर अब तक मसलन 7 साल हो गया, सर्किल रेट पूरे प्रदेश के हर जनपदों में बढ़ा है, लेकिन अयोध्या जनपद में सर्किल रेट नहीं बढ़ा। विद द रिजल्ट न जाने कितने हमारे काश्तकारों की जमीन को जो करोड़ों रुपए की थी, उसको कौड़ियों के दाम जबरदस्ती लिया गया। लोगों को धमकियां दी गई, जबरदस्ती लिखाया गया, थाने में बैठाया गया, अपमानित किया गया। तमाम ऐसे लोग हैं। और इसी तरह से रामपथ चौड़ीकरण हुआ उसका। वी आर वेरी ग्रेट, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रामपथ बनने में न जाने कितने लोगों के घर गिराए गए, उनको उजाड़ा गया, उनकी जमीनें ले गई, 100 साल के रिहायशी मकान को गिरा दिए गए। और वो स्थान है यहाँ पर प्रभु श्री राम की मर्यादा थी। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो उस राम राज्य जहाँ पर ये कल्पना की गई थी, वहाँ पर लोगों के घरों को उजाड़ना, लोगों के बसेरों को उजाड़ना, क्या राम की मर्यादा है? और तमाम बातें हैं। किसानों को 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने किसान थे, उनके गले पर तलवार लटक रही थी कि ये फला योजना, ढमा योजना के तहत सारी जमीनें ले ली जाएंगी। मैंने चुनाव के दरमियान कहा था, आश्वस्त किया था कि दुनिया की कोई ताकत आपकी जमीन नहीं ले पाएगी। मैंने ये भी कहा था कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है या वाजिब नहीं मिला है, हम उनको दिलाने का काम करेंगे। हमने ये भी काम कहा था कि उजड़े हुए लोगों को हम बसाने का काम करेंगे। यहाँ तो बाहरी लोग बसाएंगे गुजरात के। और तो ये सेंटीमेंट कितना है जो आप सोचिए कि रामपथ जो रामपथ है, अभी पहली बारिश हुई है 3 दिन पहले, जगह जगह धंस गई। उसकी तस्वीरें आई इंटरनेट पे, जगह जगह धंस गई है। क्या इंडिकेशन है, क्या संकेत है? बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ तक की सूचना मिली है कि रेलवे स्टेशन की जो दीवार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था बड़ा जोर शोर से, दीवार वो भी गिर गया। ये सारी बातें हैं। अभी तो हम यहाँ हैं, लोकसभा का सत्र चल रहा है। मैं जाऊंगा, मौके पे जाऊंगा, देखूंगा। आप जाएंगे विजिट और देख करके उस पर इफेक्टिव कार्रवाई करने की मांग करूंगा। बिल्कुल। और लोगों को निजात दिलाऊंगा। एक चीज जो हुई अवधेश जी इस दौरान, ये तमाम विषय और जिन मुद्दों को आप बता रहे हैं जो कि मैटर करते हैं अयोध्या का, शायद इसी का परिणाम है कि आप वहाँ से जीते भी, जनता ने आपको मौका दिया। एक चीज़, अब आप वहाँ के जनप्रतिनिधि बन गए हैं, फैज़ाबाद के, उस जनता को यहाँ सदन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीत के बाद एक चीज़ हुई कि इंटरनेट पर एक तरह की ट्रोलिंग हुई अयोध्या के लोगों की। भाजपा समर्थित जो हैंडल्स थे, जो लोग थे, उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि अयोध्या के लोगों ने गद्दारी की है और इन लोगों ने धर्म के बजाय जाति चुन लिया। और ये भी कहा गया कि जो लोग अब अयोध्या जाएं वह अयोध्या के लोगों से कोई सामान ना खरीदें, घर से पूजा पाठ का सामान लेकर जाएं। इस पर आपके नॉलेज में होंगी ये चीज़ें? ऐसा है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो भी है और जो भी विचारधाराएं हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह का कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने
मताधिकार का अधिकार दिया है और जनादेश का स्वागत होता है। न जाने कितने बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने के बाद इस तरह का विचारधारा करना, अयोध्या के लोगों को गाली देना, अपमानित करना, ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की विचारधारा को उनकी सद्बुद्धि दें, जनादेश का पालन करें। लोकतंत्र में जनादेश बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हार जो है किसी व्यक्ति की हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की हार है, मानसिकता की हार है। आपको किसी की हार है। आपको किसी भाजपा नेता का फोन आया, किसी ने बधाई दी? आप इतने लंबे दौर से राजनीति में हैं, सब तो आपको जानते ही होंगे। चारों तरफ से पूरे देश और दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं। भाजपा के नेताओं ने बधाई दी आपको? अरे तो देश दुनिया के लोगों की बधाइयां मिल रही हैं, स्वागत हो रहा है। कल लोकसभा में जिंदाबाद के नारे लगे हैं, हमारे स्वागत हुआ है। बिल्कुल। तो ये तो पूरे देश में खुशहाली है। और क्षेत्र में जहां से हम चुन के आए हैं, अयोध्या में अपार खुशी है लोगों में, अपार खुशी है। लगता है दिवाली है, लगता है दशहरा है, लगता है ईद है, अपार खुशी है। तो ये जो चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का जो फैसला था, इसके लिए आपने अप्रोच किया था या फिर पार्टी की तरफ से डिसीजन आया कि आपको लड़ना है? कोई अप्रोच नहीं, ये हाईकमान का, हमारे नेता का ये सर्वाधिकार है, किसको चुनाव लड़ाते हैं, किसको क्या करते हैं। तो उन्होंने हमें उपयुक्त समझा इस सीट के लिए, क्योंकि मामूली सीट नहीं है। बिल्कुल, तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, दुनिया में चर्चित सीट है, दुनिया में चर्चित रहेगी। तो हमारी जो भी भाई हो, हमने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें। हमने तो कभी कोई पार्टी नहीं बदला, कभी नहीं। 40-45 साल में मैंने कोई नेता नहीं बदला, पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं, एक नेता के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में। तो ना नेता बदला, ना पार्टी बदला, ना झंडा बदला, और निष्ठा में कोई कमी नहीं रही। तो आपको बुलाया गया या फोन पे बताया गया कि आपको चुनाव लड़ना है? अरे हमारी बातचीत होती रहती है। इतनी बड़ी नजदीकियां, इतना बड़ा राजनीतिक जीवन है, तो बुलाने का क्या सवाल है। हम तो रोज बैठते हैं, विधानसभा में साथ बैठते हैं, मीटिंगों में बराबर बैठते हैं, और महत्वपूर्ण बातों पर मुझसे विचार विमर्श होता है। अब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में कोलकाता भी गए थे? यस, नो डाउट गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ ले गए थे। यहाँ भी वहाँ मीटिंग में अगल बगल बैठे रहे। यहाँ सदन में भी, सदन के बाहर जब अखिलेश यादव जी बाहर आए और आपका हाथ उन्होंने एक हाथों में संविधान दिखाई पड़ा, पूरे देश ने देखा है। तो वो बहुत मजबूती से उन्होंने हाथ पकड़ा था। तो ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी तस्वीर, कोई भी बात, उसका कुछ राजनीतिक माने होते हैं, उसका एक मैसेज होता है। अब माने निकालते रहना। क्या माने हुए, देखते रहना, निकालते रहना। नहीं, आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसके जरिए? क्या मैसेज, क्या हम संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, और पीडीए, जो हमारा पीडीए है, उसको बढ़ाएंगे, और आने वाले दिनों में डे बाय डे समाजवादी पार्टी पीडीए की ताकत बढ़ेगी। आपने पीडीए का जिक्र किया, तो और यही देश में राज करेगी। पीडीए का आपने जिक्र किया, तो पीडीए का ये चुनाव आपको लिए, पीडीए का जिस फार्मूले से आप लोगों ने टिकटों का बंटवारा किया, गैर यादव ओबीसी जातियों को, और जिस तरह से टिकट दिया आप लोगों ने, सबको दिया है, सबको दिया है, सामान्य जात के लोगों को दिया है, पिछड़ी जात के लोगों को दिया है, अल्पसंख्यकों को दिया है। समाजवादी पार्टी जात पर आधारित पार्टी नहीं है। जो जातवादी होगा समाजवादी नहीं हो सकता है, जो समाजवादी हो जातवादी नहीं होगा। लेकिन एक आपको भी, आप इतना, आप 50 साल से राजनीति में, आपको ये बात तो पता होगा कि एक जो समाजवादी का कोर वोटर माना जाता है यादव समुदाय और
मुस्लिम समुदाय, यादव समुदाय की अगर बात करें तो यादव समुदाय और दलितों के बीच एक सामाजिक दूरी है। नहीं, नहीं, कोई दूरी नहीं। वो नहीं, एक दूरी है। आप नहीं, नो परमिशन, यू आर नॉट अलाउड। कोई दूरी नहीं है। वो गैप भर पाएंगे आप लोग, वो जो कोई दूरी नहीं है। और आपको दिखाई पड़ा होगा, नजदीकी दिखाई पड़ी होगी कि लोकसभा में हम 37 सीटें हमारी पार्टी माननीय नेताजी के नेतृत्व में जीती है, और हमारे वोटों में हमारे गिनती के समय हेराफेरी न हुई होती तो आज हमारी ताकत 50 सीटें होती। और डे बाय डे हमारे नेता के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे 27 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सफाया हो जाएगा, और बहुत ही बड़े बहुमत से हमारी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जीतेगी। और तमाम गरीबों के काम, किसानों के काम और समाज के नौजवानों के सरकारी नौकरी का, ये सारे काम होंगे। योगी जी से कैसे संबंध है आपके? हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। बातचीत होती है? सबसे अच्छे होते हैं, किसी एक व्यक्ति से नहीं, सारे नहीं, निजी तौर पे योगी जी से बातचीत होती है? निजी तौर क्या मतलब होता है? राजनीति में कोई निजी नहीं होता है। सार्वजनिक जीवन में निजी का क्या सवाल है? राजनीतिक प्लेटफॉर्म अलग है, सामाजिक समरसता, आपसदारी, शिष्टाचार अलग है। तो क्या उस शिष्टाचार के रूप में योगी जी ने आपको बधाई दी इस जीत पर? अरे भाई जी, योगी जी ने तो मुझे तारीफ भी किया था। आप विधानसभा में हमें सम्मानित किया गया। हमें विधानसभा में 12 से 17 तक सम्मानित किया गया। माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, हम भी मंत्री थे। और इस समय जब 22 में माननीय योगी जी की सरकार है, तब भी हमें माननीय योगी जी ने, माननीय महाना जी ने, जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष है, उन्हें सम्मानित किया गया। और कई स्थानों पर, कई समयों पर माननीय योगी जी ने मेरी तारीफ किया। यहाँ तक कहा कि आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठों को सम्मान करना चाहिए। हम आपका सम्मान करते हैं, और सारे सदन के माननीय सदस्यों को आपका सम्मान करना चाहिए। यह अभिव्यक्ति, ये विचारधारा थी माननीय योगी जी की। तो हमारे तो सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप जैसे आप कह रहे कि बातचीत होती रहती थी, योगी जी सम्मान करते हैं, तो क्या आपने चुनाव से पहले, जैसे जब अयोध्या में लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा, तब तो आपने बताया होगा कि मुख्यमंत्री साहब, यहाँ की जनता इस चीज से भाई ये बताओ, खुश नहीं है? जब मुख्यमंत्री लगातार वहीं थे ही, डेरा डाले थे, तो बताना क्या था? आज की दुनिया में तो कहीं अभी सुई गिर जाए तो उसकी खनक पूरे देश में हो जाएगी। तो अब तो ये मीडिया है, तमाम है, चैनल है, और जो सरकार में रहता है उसको तो जानकारी हर तरफ मिलती है। वो तो वहीं रहते ही थे एक तरह से। तो आपका जैसे समाजवादी पार्टी में आप संस्थापक सदस्य रहे, आपने नेताजी के साथ काम किया, अभी अखिलेश यादव जी के साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों नेताओं में एक चीज़ जो इस बार जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा एक माइलस्टोन सेट किया है समाजवादी पार्टी में और अपने करियर में भी। तो दोनों नेताओं के काम करने के तरीके में क्या आपको समानता दिखती है? सब समानता है। माननीय नेताजी का ही आशीर्वाद है पार्टी पर, माननीय अखिलेश जी पर, हम पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर, और उन्हीं की चमक, उन्हीं दमक है, उन्हीं का आशीर्वाद है। वो छवि दिखती है नेताजी वाली अखिलेश यादव जी में, वो राजनीतिक छवि जो थी, वो तो है ही है, नो डाउट, इसमें कहाँ प्रश्न चिन्ह है। वो राजनीतिक कौशल नहीं, वो है, उनसे है, आशीर्वाद है नेताजी का। अच्छा, आप अभी जब संसद से जो तस्वीर आई, आप पहली पंक्ति में बैठे थे, आप बैठे थे, अखिलेश यादव जी बैठे थे, फिर आप थे, फिर राहुल गांधी थे, बीच में आप थे। राहुल गांधी जी से कुछ बातचीत हुई आपकी? बातचीत शिष्टाचार में होती है। क्या बोलना? शिष्टाचार क्या बोलना, वहाँ शिष्टाचार जो होता है, पहले दिन मुलाकात है, हाउस अभी 2 दिन तो हाउस चला, तो शिष्टाचार में जो शिष्टाचार की बातें होती हैं
वो सारी बातें हुई। फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहें। नहीं, और क्या बताएं, बधाई दी हो या कुछ इस तरह। सब बधाई पूरे देश को है, आपको बधाई है। हाँ, अच्छे दिन आएंगे। तो सर मेरा अगला सवाल यही है कि जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन बना है यूपी में और जो पीडीए का फॉर्मूला आप लोगों ने इस बार अपनाया है, क्या समाजवादी पार्टी इस पीडीए के फॉर्मूले को 2027 के विधानसभा चुनाव में विस्तार देगी? और क्या कांग्रेस के साथ आप लोगों का सीट शेयरिंग फॉर्मूला और ये जो सामंजस्य आप लोगों ने बनाया है ये जारी रहेगा? देखिए, पीडीए तो जो पीडीए की बात करेगा वही देश में राज करेगा। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो पूरी तरह से सफल है। और जब सफल है तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। तो मतलब आगे चांस है आपको? ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। ऑलवेज फॉर द बेस्ट। अभी एक खबर आई है कि जो मुख्य पुजारी हैं अयोध्या में, छोड़िए, उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर का जो छत है वो टपक रहा है, वहां से पानी गिर रहा है। अब पुजारी जी ने कहा है तो पुजारी जी के उसमें हम कंट्राडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम जा ही रहे हैं 29 तारीख को जा रहे हैं, तो देखेंगे तब हम कोई आप खुद जाएंगे तब कोई कंक्रीट बात कर पाएंगे। अच्छा, जब उद्घाटन हो रहा था, मतलब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब बहुत सारी विपक्षी पार्टियां नहीं गई उस दौरान, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा इसको पॉलिटिकल माइलेज दे रही है एक धार्मिक इवेंट को। लेकिन आप क्या उसके बाद दर्शन करने गए थे? अरे भाई, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ, आई एम वेरी लकी, और बाय वर्चू ऑफ माई बर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू से दैट आई एम रियल राम भक्त। मेरे रोम रोम में राम है, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे बाबा का नाम राम नेवल था, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम था, मेरे भाई का नाम रामौद, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे ससुर का नाम राम सेवक। तो मेरा तो राम का, ये तो जो दूसरे लोग हैं ये तो नकली भक्त बनते हैं, ये तो राम के नाम पर कारोबार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। असली जो है राम भक्त साबित हो गया है इस चुनाव में, जनता ने साबित कर दिया है कि असली राम भक्त कौन है, और राम के नाम पर राजनीति करने वाला कौन है, राम के नाम पर व्यापार करने वाला लोग कौन है, और राम के नाम पर देश को बर्बाद करने वाला कौन है, ये साबित हो गया। इट हैज बीन डिसाइडेड। तो ये अवधेश प्रसाद जी का कहना है कि इस चुनाव में और इस नतीजे से साबित हो गया, जनता ने जवाब दे दिया है कि असली राम भक्त कौन है और राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। खैर, आपको इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।